नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जैसा कि आपका यूपी पीसीएल TG2, यूपी आर्यनल TG2, बिहार पीसीएल, पंजाब पीसीएल और एमपी पीजीसीएल में जो वैकेंसी आई है, इन सभी भर्तियों के साथ साथ सेंट्रल में आप ले लीजिए इसरो, DRDO, सेल, इन सभी भर्तियों के लिए ये इलेक्ट्रिशियन थ्योरी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें हमने प्रश्नों को रखा है। ये प्रीवियस ईयर प्रश्न पर आधारित होंगे जो कि आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ अच्छा नया सीखने को मिलेगा, जो कि डिस्क्रिप्शन के माध्यम से यहाँ पर व्याख्या होगी। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, और आप हमारी पुरानी वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में आपको वीडियो का लिंक दिखेगा प्लेलिस्ट का, आप उस पर क्लिक करके सारी वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। निम्न में से कौन सा पावर केबल का भाग नहीं है? इसमें से बताना है पावर केबल का भाग नहीं है। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ये आपका पावर केबल का भाग नहीं है, जबकि ये सभी परावैद्युत होता है, चालक होता है, आवरण होता है। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया। यहाँ पर पहले व्याख्या पूरी करते हैं, जो कि व्याख्या आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। केबल के पूरे भाग देख लेते हैं, जैसे कि चालक होता है, परावैद्युत होता है, आवरण होता है, बेंडिंग होती है, आर्मरिंग होती है, सर्विंग होती है, और सभी केबल के ये भाग होते हैं। चालक के रूप में तो आपका, जैसे कि चालक के रूप में एल्युमिनियम अथवा कॉपर का प्रयोग किया जाता है। परावैद्युत या अचालक आवरण के लिए कैम्ब्रिज का प्रयोग किया जाता है, और धात्विक आवरण यानी शीत के लिए लेड अथवा लेड एलॉय का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, जो कि हमारा अगला पॉइंट दिया गया है। वेल्डिंग के लिए फाइबर, कागज, जूट आदि का प्रयोग किया जाता है। आर्मरिंग के लिए गैल्वेनाइज्ड स्टील का प्रयोग किया जाता है। सर्विंग के लिए फाइबर युक्त पदार्थ, जूट, टाट आदि का प्रयोग किया जाता है। चलिए मैं केबल का कुछ भाग दिखा देता हूं आपको, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये भाग होंगे। जैसे कि ये आपका कोर है, जो कि दिया गया है, धात्विक कवच है, ये अचालक आवरण है, ये आर्मरिंग है, ये वेल्डिंग है, ये सर्विंग है। ये सारे इसके भाग होते हैं, जो कि इस प्रकार आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि एक गैर हाइग्रोस्कोपिक विद्युत रोधन पदार्थ जिस पदार्थ को इंगित करता है, उसमें निम्न में से कौन सा गुण मौजूद होता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ऑप्शन नंबर सी, जैसे कि यह हवा या मिट्टी से नमी को अवशोषित नहीं करता है, यही इसका सही उत्तर है। पूरी व्याख्या देख लेते हैं, जो कि एक बार फिर से आपको बता देते हैं। एक गैर हाइग्रोस्कोपिक विद्युत रोधन पदार्थों में हवा या मिट्टी से नमी अवशोषित न करने वाला गुण मौजूद होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक अत्यधिक उच्च वोल्टा केबल यानी एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल की वोल्टेज रेंज क्या होती है? सही उत्तर 36 किलोवोल्ट से लेकर 66 किलोवोल्ट तक होती है। यहाँ पर पूरी जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जैसे कि एक अत्यधिक उच्च वोल्टा केबल यानी एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल की वोल्टेज रेंज 33 किलोवोल्ट से लेकर 66 किलोवोल्ट तक होती है। लो टेंशन में आपका 1 किलोवोल्ट तक होता है, और हाई टेंशन में आपका 1 किलोवोल्ट से लेकर 11 किलोवोल्ट तक होता है। जैसा कि सुपर टेंशन में आपको बता दूं, इसमें आपका 11 से 33 किलोवोल्ट के बीच होता है। एक्स्ट्रा हाई टेंशन के लिए आपका 33 किलोवोल्ट से लेकर 66 किलोवोल्ट तक होता है। ऑयल, फील्ड एंड गैस प्रेशर के लिए 66 किलोवोल्ट से लेकर 132 किलोवोल्ट तक होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। यदि किसी परिपथ में 20 ओम और 30 ओम के दो प्रतिरोध और पूरे परिपथ पर 50 वोल्ट का विभवांतर लगा है, तो 30 ओम प्रतिरोध और 30 ओम प्रतिरोध पर वोल्टेज की कितनी गिरावट होगी?
जैसे कि फार्मूला आपका होता है V बराबर मतलब I बराबर V अपान R होता है, जो कि दो रजिस्टेंस है। तो यहाँ पर आप 30 और 20 दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 50/50 हो जाएगा, जो कि इसे सॉल्व करें तो आपका 1 एम्पियर आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर वोल्ट निकालना है, तो V बराबर यहाँ पर I इंटू RA, यहाँ पर दोनों को गुणा करेंगे तो आपका 20 वोल्ट आ जाएगा। दोनों यानी आपके 30 के लिए, जैसे कि यहाँ पर कितना 30 के लिए पूछा तो 30 का मान रख, जो कि यहाँ पर 30 के लिए 30 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। 20 के लिए आपका यहाँ पर 20, अगर 20 का पूछा होता तो आपका यहाँ पर 20 आ जाता। चलिए अगला प्रश्न। जो जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसी तरह हम मान को निकालते हैं। किसी परिपथ में सीरीज क्रम में 3 एक समान प्रतिरोध 18 वोल्ट की सप्लाई से जुड़े हुए हैं, जहां धारा का मान 1 एम्पियर है, तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा। चलिए जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सीरीज क्रम में जुड़े हुए हैं 18 वोल्ट का सप्लाई से जुड़ा हुआ, तो यहाँ पर आपकी क्या रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है V बराबर IR, R हमें निकालना है, जो कि यहाँ पर R बराबर यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर पूरा 3 रेजिस्टेंस है तो 3 रेजिस्टेंस हो जाएंगे, और यहाँ पर मान रख के 3 से ऐसे काट देंगे तो आपका 6 ओम निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर दिया गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न। 1.5 वोल्ट स्रोत में 1 किलो ओम का प्रतिरोध लगाए जाने पर परिपथ में धारा का मान कितना होगा। धारा का मान यहाँ पर निकालना है, जैसे कि फार्मूला होता है, जैसे कि I बराबर V अपान R। यहाँ पर फार्मूले पर मान रखेंगे जो कि इस प्रकार दिया गया है। I बराबर V अपान R, V का मान आपका 1.5 दिया गया है और R का मान 1000 ओम। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका 0.00015 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि इस प्रकार है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, नीचे दिया गया चिन्ह किसे निरूपित करता है। आपको बताना है जो ये चिन्ह दिया गया है ये किसका चिन्ह है। जैसा कि यहाँ पर धारा आई लिखा है तो ये बिल्कुल धारा का चिन्ह दिया गया है, यानी धारा नियंत्रित तथा धारा स्रोत का ये चिन्ह दिया गया है। चलिए मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, जो चित्र दिया गया है धारा नियंत्रक एवं धारा स्रोत का है। यह एक निर्भर स्रोत जिसका मान अन्य किसी सक्रिय अवयव के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न। एक 200 ओम प्रतिरोधक तथा 1000 माइक्रोफैरेड संधारित्र यानी कैपेसिटर को एक स्विच द्वारा 5 वोल्ट की डीसी सप्लाई में श्रृंखला के रूप में जोड़ा जाता है, तो स्विच को बंद करने की स्थिति में परिपथ के माध्यम से जाने वाली धारा कितनी होगी। धारा निकालना है, फार्मूला आपका होता है, चलिए मैं इसे डिस्क्रिप्शन के माध्यम से सॉल्व करवा देता हूं, जो कि इसे निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपका 200 ओम का रेजिस्टेंस और माइक्रो मतलब कंडेंसर यानी इसकी धारिता यानी 1000 माइक्रोफैरेड की, यहाँ पर करंट दिया गया है 5 वोल्ट। फार्मूले पर मान रखेंगे, जो कि यहाँ पर फार्मूला आपका होता है I बराबर यहाँ पर V अपान R होता है, यानी आपका रेजिस्टेंस कितना दिया गया है 200 ओम है, तो यहाँ पर 5/200 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, जो कि काफ़ी सिंपल सवाल हैं, आप सभी को समझ में आ रहे होंगे उम्मीद है। 3 समरूपी 2 वोल्ट सेलों के आर पार 1 किलो ओम प्रतिरोधक समांतर में जोड़ा गया है, तो प्रतिरोधक से होकर जाने वाली धारा कितनी होगी। धारा वही निकालना जो कि I बराबर V अपान R। V का मान 2 दिया गया है, R का मान यहाँ पर 1000 दिया गया है। इसे सॉल्व करेंगे तो गुणा भाग करेंगे तो आपको यहाँ पर उत्तर आ जाएगा, जो कि 2 किलो मतलब 2 मिली एम्पियर, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए आप इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर दिया भी गया है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। एक संधारित्र यानी एक कैपेसिटर जिसकी परावैद्युत वायु को अनंत प्रतिबाधा के वोल्ट मापी के साथ जोड़ा गया है, तो वोल्ट मापी एक शून्येतर मान का पाठ्यांक दिखाती है। अगर प्लेटों के बीच की दूरी को दोगुना और प्लेटों के प्रभावी क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाता है, तो वोल्ट मापी का पाठ्यांक कितना होगा। चलिए जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कि दुगना दिया गया है, बीच की दूरी जो है दुगनी दी गई है और इसका जो क्षेत्रफल होता है इसका आधा दिया गया है। तो यहाँ पर फार्मूला आपका होता है C बराबर
सी बराबर यानी धारिता बराबर एप्सिलॉन 0 इंटू ए यानी क्षेत्रफल अपॉन डी यानी डी मतलब डी होता है। इस फार्मूले पर जो कि यहाँ पर दुगना डी का दुगना करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका पूरा मान रखेंगे, तो इस प्रकार यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो आपका C1 बराबर 1/4 C यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी 1/4 होगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि यहाँ पर हम देखते हैं, जैसा कि आपका दिया गया है, यदि ए बराबर क्षेत्रफल प्लेट का क्षेत्रफल और डी बराबर प्लेटों के बीच की दूरी और ई बराबर परावैद्युतांक हो तो निम्न में से कौन सा कथन समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता संबंध में सही है। चलिए इसे भी देखते हैं, जो कि फार्मूला आपका होता है संधारित्र बराबर यानी धारिता बराबर आपका होता है C बराबर एप्सिलॉन 0 इंटू ए अपॉन डी, जो कि यहाँ पर प्लेट का क्षेत्रफल ए दर्शाता है और एप्सिलॉन 0 जो होता है परावैद्युतांक, डी जो होता है एक दूसरी के प्रतिलोम अनुपाती होंगे, यानी आपका यहाँ पर हो जाएगा ए और ई के समानुपाती होंगे, जो कि इस प्रकार आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न है जो कि यहाँ पर, अगर आपूर्ति की आवृत्ति आधी हो जाती है तो कैपेसिटर रिएक्टेंस होगा। सही उत्तर दोगुना हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आधी कर देंगे जैसे कि यह दिया गया है, अगर आपूर्ति की आवृत्ति कम की जाती है तो कैपेसिटर रिएक्टेंस का मान दोगुना हो जाएगा, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं। XC बराबर 1/2 FC होता है। XC बराबर फ्रिक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आवृत्ति तो संधारित्र की कैपेसिटर रिएक्टेंस बढ़ेगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, कैपेसिटर रिएक्टेंस डैश डैश के विपरीत अनुपात में है। सही उत्तर जो कि आवृत्ति के विपरीत अनुपात में होता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया भी है, जैसे कि कैपेसिटर रिएक्टेंस का मान आवृत्ति बढ़ाने पर घटता है तथा आवृत्ति घटाने पर कैपेसिटर रिएक्टेंस का मान बढ़ता है, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं। इंसुलेशन परीक्षण यानी आपका इंसुलेशन परीक्षण के लिए किस धारा का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर आपका है जो कि दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट का प्रयोग हम करते हैं। चलिए यहाँ पर जैसे कि आपका मेगर में होता है, जैसे कि इंसुलेशन परीक्षण के लिए डीसी यानी डायरेक्ट करंट का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए डीसी जनरेटर यानी मेगर के लिए, बैटरी ब्रिज के लिए आदि का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि इस प्रकार है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। द्विमार्गी यानी 2 वे स्विच यानी आपका 2 वे स्विच द्विमार्गी सिंगल पोल स्विच निम्नलिखित के कनेक्शन का नियंत्रित करता है। आपको यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो कि इसका सही उत्तर होगा, एक तार को दो स्थितियों में नियंत्रित करता है। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ जो कि आपको पता चल जाए ताकि पूरा कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर हो जाए। द्विमार्गी यानी सिंगल पोल स्विच एक तार को दो स्थितियों में नियंत्रित करता है। कुछ लोगों को तो आता ही होगा, जो कि वो लोग कह रहे होंगे तो इसको बार बार करा रहे हैं डिस्क्रिप्शन, जो कि सभी लोगों को नहीं आता है। जिसको नहीं आता है ये उसके लिए चल रहा है, जिसको आता है तो वो तो एग्ज़ाम पहले ही निकाल चुका होगा। डिले फ्यूज किसके रक्षार्थ हेतु प्रयुक्त होते हैं। सही उत्तर डीसी मोटर के लिए प्रयुक्त होते हैं। डिले फ्यूज जो है डीसी मोटर के लिए प्रयुक्त होते हैं या फ्यूज समय देरी के लिए प्रयोग होते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया चुंबकीय अतिभार रिले को तापीय अतिभार रिले के द्वारा किस प्रकार तुलना की जाती है। सही उत्तर आपका है जो कि यहाँ पर धीमा इसका राइट आंसर है। व्याख्या के माध्यम से मैं आपको बता दूं, चुंबकीय ओवरलोड रिले की तुलना में तापीय ओवरलोड रिले जो है धीमी होती है। निम्न दिए गए विद्युत त्रिकोण में यदि सदिश बी और सक्रिय विद्युत है तो विद्युत सदिश के संबंध में कौन सा सही है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। जैसे कि ये kVAR है और ये kVA है, ये kW है, तो यहाँ पर ए आपका दिया गया kVAR और बी दिया गया kW और सी दिया kVA। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये kVAR जो प्रतिघाती शक्ति होती है, kVA आभासी खपत जो होती है आभासी शक्ति, और kW जो कि वास्तविक शक्ति होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि आपका यहाँ पर देख सकते हैं जो कि इस प्रकार है।
एक विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक सर्किट के लिए शक्ति वक्र शून्य है तो तब जब सयुत्तर विद्युत और वोल्टेज दोनों शून्य हैं। जब विद्युत और वोल्टेज दोनों शून्य हो तो विशुद्ध रूप से प्रतिरोध सर्किट के लिए शक्ति वक्र भी शून्य होगा। अगला प्रश्न, एक श्रृंखला आरसी सर्किट में शुद्ध शक्ति है, सयुत्तर धनात्मक है। अगला प्रश्न, एक श्रृंखला आरएलसी सर्किट में खपत पावर की गणना की जा सकती है। राइट आंसर P बराबर VI cos फाई होता है, इससे गणना की जा सकती है। चलिए अगला प्रश्न जाने से पहले इसकी पूरी व्याख्या मैं आपको फिर से बता देता हूँ। एक आरएलसी सीरीज परिपथ में खपत पावर की गणना करने के लिए सूत्र में शक्ति जो होती है P बराबर VI cos फाई होता है। पावर फैक्टर आपका होता है cos फाई बराबर R/Z होता है। और यहाँ फेज अंतर जो होता है जैसे कि tan फाई बराबर XL माइनस XC बटे R होता है, इसे आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न, प्रत्यावर्ती धारा AC परिपथ में जहाँ P और मतलब शक्ति और वोल्टेज और धारा तात्क्षणिक शक्ति वोल्टेज और धारा के मान हैं तो किसी भी क्षण शक्ति को किसके द्वारा दर्शाया जाता है। फार्मूला होता है P बराबर VI। यहाँ पर ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही है। चलिए, प्रत्यावर्ती धारा AC परिपथ में जहाँ P यानी शक्ति और वोल्टेज और धारा तात्क्षणिक शक्ति वोल्टेज और धारा के मान को दर्शाती है, जहाँ उपरोक्त परिणामों की इकाई क्रमशः वाट वोल्ट और एम्पियर होती है। इलेक्ट्रोलाइट के घोल के द्वारा जो कण विद्युत का संचालन करते हैं वह कहलाते हैं, सयुत्तर आयन कहलाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के घोल के द्वारा जो कण विद्युत का संचालन करते हैं वह आयन कहलाते हैं और यह धन आयन तथा ऋण आयन दोनों ही होते हैं, जिसमें H2SO4 का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, किसी बैटरी में चार्जिंग का लेवल ज्ञात किया जा सकता है। सयुत्तर इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व को मापकर चार्जिंग का लेवल ज्ञात करते हैं। पूरी व्याख्या मैं आपको बताता हूं, जो कि किसी बैटरी में चार्जिंग का स्तर वोल्टेज तथा इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व मापकर ज्ञात किया जाता है। यह 10 या 15 सेकंड में बैटरी की चार्जिंग लेवल को मापता है। 10-15 सेकंड बाद आपको ये पूरी रीडिंग सही सटीक से देता है। एक सौर सोलर बैटरी है, सयुत्तर फोटोवोल्टेइक सेल होती है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जैसा कि एक सोलर बैटरी फोटोवोल्टेइक सेल होता है और इसके द्वारा सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने के अतिरिक्त इसे या रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। इसकी दक्षता जो है 10 से 15% होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, लेड एसिड बैटरी की क्षमता निम्नलिखित में प्रकट की जाती है। राइट आंसर एम्पियर इंटू घंटे में प्रकट की जाती है। चलिए पूरी व्याख्या जानते हैं। लेड एसिड बैटरी की क्षमता एम्पियर इंटू घंटे में प्रकट की जाती है, जो कि व्यक्त करते हैं सेल की धारिता बैटरी की विसर्जन दर पर विद्युत अपघटन के विशिष्ट घनत्व तथा तापमान पर निर्भर करती है। यदि सेल का तापमान या विशिष्ट घनत्व या दोनों बढ़ने लगे तो सेल की धारिता बढ़ जाती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि बैटरी वजन में काफ़ी भारी होती है, इसका मुख्य कारण है। राइट आंसर उसकी प्लेटें में जो शीशे से बनती है। चलिए, 3 फेज यानी 3 कला प्रणाली में कुल तात्क्षणिक 3 फेज यानी 3 कला शक्ति अचर होती है तो और शक्ति प्रति कला के डैश के बराबर होती है। सयुत्तर 3 गुना के बराबर होती है। प्रति कला शक्ति जो कि 3 बटे कला शक्ति होती है, क्योंकि शक्ति योगात्मक होती है, जो कि तीनों फेज की शक्तियों का योग होता है, क्योंकि शक्ति योज्य के प्रकार की होती है। अगला प्रश्न, संतुलित लोड स्टार या डेल्टा संयोजित के लिए खपत की गई शक्ति डैश है। सयुत्तर जो कि 3VI cos थीटा होता है संतुलित के लिए। यहाँ पर मैं पूरी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। संतुलित लोड स्टार या डेल्टा संयोजित के लिए खपत शक्ति 3VI cos थीटा होता है, जो कि यहाँ पर √3 यानी संतुलित के लिए है, जो कि दिया गया में डेल्टा, और यहाँ पर √3 या तो आप √3VLIL cos थीटा होता है। यह मान स्टार तथा डेल्टा दोनों में ही संयोजनों के लिए समान रहता है और स्टार में संलग्न न्यूट्रल असमान स्थितियों में संलग्न
अतिरिक्त धारा को न्यूट्रल में प्रवाहित कर देती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया त्रिकला संतुलित भार में अभिक्रियाशील शक्ति का सूत्र है। सही उत्तर आपका है जो कि √3 sin थीटा होता है। त्रिकला संतुलित भार में अभिक्रियाशील शक्ति का सूत्र जिसे क्यू द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्यू बराबर √3 sin थीटा होता है। क्यू बराबर 3 sin थीटा होता है, जो कि यहाँ पर ई तथा IP जो कि फेज वोल्टता और तथा जहाँ EL और IL क्रमशः लाइन वोल्टता और लाइन धारा को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, 3 फेज विशुद्ध प्रतिरोध भार में शक्ति डैश होती है। सही उत्तर जो कि ऑप्शन नंबर डी P बराबर √3 VL/IL होता है, यानी लाइन वोल्टेज और लाइन धारा होती है। चलिए पूरी व्याख्या मैं आपको बताता हूं, जो कि इस प्रकार की है। जैसे कि 3 फेज में यहाँ पर देख सकते हैं √3 लाइन वोल्टेज इंटू लाइन धारा cos फाई होता है, या तो आप 3V लाइन यानी फेज वोल्टेज और फेज धारा cos थीटा, ये फार्मूला आपका होता है। ये भी यदि परिपथ शुद्ध प्रतिरोध है तो यहाँ पर cos फाई बराबर 1 होता है। अगर यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा फार्मूला आप जान लीजिए। अगला प्रश्न, शक्ति सूत्र √3 VI cos फाई होता है, कौन से 3 फेज संतुलन को लागू होता है। सही उत्तर जो कि स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन दोनों में लागू होता है। शक्ति का जो फार्मूला √3 VI cos फाई दोनों ही परिपथ जैसे कि स्टार तथा डेल्टा में अभिव्यक्त किया जाता है। केवल प्रयोग तथा उपयोगिता के आधार पर स्टार तथा डेल्टा का चयन होता है, जहां स्टार में उपस्थित न्यूट्रल इसे डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली के लिए उपयुक्त बनाता है। ताप वैद्युत युग्म डैश के सिद्धांत पर आधारित है। सही उत्तर सीबेक प्रभाव पर आधारित है। चलिए जो कि यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, इस प्रकार दिया गया है। ताप मापन के लिए प्रयुक्त थर्मोकपल यंत्र सीबेक प्रभाव पर आधारित होता है। इस प्रभाव के अनुसार 2 असमान धातुओं के चालकों को जंक्शन पर जोड़कर यदि जंक्शन के बीच तापांतर उत्पन्न किया जाता है तो जंक्शन के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उत्पन्न विद्युत वाहक बल का परिमाण जंक्शनों के बीच के तापांतर के समानुपाती होता है। इसके ताप मापन की जो सीमा होती है जो कि 270 से लेकर 2700 डिग्री सेल्सियस तक होती है। 100 डिग्री सेल्सियस तापांतर के लिए उत्पन्न विद्युत वाहक बल यहाँ पर देख सकते हैं। क्रोमेल कांस्टेंटन के लिए 7.5 यानी मिलीवोल्ट, और यहाँ पर आयरन के लिए कांस्टेंटन 5.5 MV और कोमेल एल्यूमिनियम के लिए 4 MV जो कि निकिल आयरन के लिए 2 MV होता है। ये आप मान जरूर याद रखें। अगला प्रश्न इस प्रकार है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरण में प्रेरित EMF डैश माइनस चुंबकीय फ्लक्स में बदलने की दर जहाँ ऋण का चिन्ह दर्शाता है। सही उत्तर लेंज के नियम में यह ऋण का चिन्ह होता है, इसका सही उत्तर है। चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरण में प्रेरित EMF माइनस का चुंबकीय फ्लक्स के बदले की दर माइनस चिन्ह लेंज लॉ की देन है, क्योंकि लेंज लॉ के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी होती है कि वह प्रेरित करने वाले फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इस प्रकार है। ससेप्टेंस का व्युत्क्रम होता है जो कि आपको बताना है। सही उत्तर आपका है जो कि रिएक्टेंस का उल्टा होता है। ससेप्टेंस रिएक्टेंस का व्युत्क्रम होता है तथा प्रतिरोध का उल्टा होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, स्वप्रेरण की इकाई क्या है। सही उत्तर हेनरी होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि अगले प्रश्न जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ये इलेक्ट्रिशियन के लिए जो कि प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है, या आपके एग्ज़ाम के लिए कोई भी एग्ज़ाम हो जो कि आपका इससे बाहर नहीं जाने वाला है। अगर ये हमारी पूरी सीरीज देख लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अगर आप ये सारी सीरीज देखना चाहते हैं, पूरे वीडियो देखना चाहते हैं, तो वीडियो के अंत में मैं आपको लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, आप वो उस पर ओके करके पूरी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़ सकते हैं, जो कि निःशुल्क है। आप सभी लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। पूरा डिटेल से इसी तरह आपको यहाँ पर पूरा करवाया गया है।
चलिए, डेड डैश को ग्राइंडिंग करके टेम्पो को पुनः तेज किया जाता है। सही उत्तर जो कि बांसुरी यानी फ्लूट्स को पुनः तेज किया जाता है। बांसुरी फ्लूट्स को ग्राइंडिंग करके टेम्पो को पुनः तेज किया जाता है, जिससे उसमें कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, टैप्स काटने के लिए उपयोग होने वाले ऐसे उपकरण जिनका इस्तेमाल डेड डैश काटने के लिए किया जाता है। राइट आंसर, आंतरिक धागा यानी थ्रेड का उपयोग किया जाता है, काटने के लिए किया जाता है। आंतरिक थ्रेड काटने के लिए टेप्स उपकरण का उपयोग किया जाता है और बाहरी धागा यानी थ्रेड काटने के लिए डाई उपकरण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि काम के लिए वाइस का चयन डेड डैश पर निर्भर करता है। सही उत्तर, कब्जे का आकार और कब्जे का आकार पर निर्भर करता है। वाइस जाप को मजबूती से पकड़ने वाला औजार होता है। इसका चयन जा के आकार पर किया जाता है। इसमें जाप को रिपेयर करते समय सही स्थिति में रखा जाता है। अगला प्रश्न, पिन वाइस का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। सही उत्तर, जो कि पिन जैसी बहुत छोटी वस्तुओं को धारण करने के लिए किया जाता है। पिन वाइस का प्रयोग पिन जैसी छोटी वस्तुओं को धारण करने हेतु किया जाता है। वास्तव में यह यांत्रिक सपोर्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपका दिया गया है, ये निम्नांकित खुल नल वाक यानी ओपन पाइप वाइस में भाग 1 की पहचान करना है। इसमें जो भाग 1 है इसकी पहचान करना है, ये वाले की। ये आपका तर्कु होता है, जो कि इस प्रकार दिया गया है। चलिए, जैसा कि ओपन पिन वाइस में भाग 1 जो तर्कु कहलाता है, इससे प्रयोग उद्योग में अपेक्षित है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि एक परिनालिका में उसकी सही उत्तर लंबाई चौड़ाई से बड़ी होनी चाहिए, जो कि होना चाहिए। एक परिनालिका में उसकी लंबाई चौड़ाई से बड़ी होनी चाहिए, और इसे हम स्कूली या प्रशिक्षण प्रयोगशाला में देख सकते हैं। उस विद्युत धारा को जो नियत समय अंतराल के बाद अपनी दिशा बदल लेती है कहा जाता है। सही उत्तर प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, प्रत्यावर्ती मात्रा में धनात्मक व ऋणात्मक मानों के संपूर्ण सेट को कहते हैं। सही उत्तर चक्र कहते हैं। चलिए, पूरी जानकारी देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट में धनात्मक व ऋणात्मक मानों में एक पूरे संपूर्ण सेट या आकृति को एक चक्र कहते हैं। यही चक्र की संख्या फिर से आवृत्ति की गणना में प्रयोग होता है, जैसे कि 1 सेकंड में एसी राशि द्वारा पूरे किए गए चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, तथा टी चक्र में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है, जो कि फ्रीक्वेंसी की व्युत्क्रमण यानी आपके टी, इसके जैसे कि फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ाएंगे तो आपका टी यहाँ पर यानी आवर्तकाल जो है घटेगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आप पूरी जानकारी के साथ यहाँ पर आपको प्रश्न यहाँ पर मैं कराने वाला हूँ। पावर मापन की 2 वाट मीटर विधि में दोनों मीटरों का पाठन समान और धनात्मक है, तो तब लोड का पावर फैक्टर कोण होगा। सही उत्तर 0 होगा, जो कि अग्र है। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, शक्ति मापन में 2 वाट मीटर विधि में दोनों मीटर का पाठ्यांक धनात्मक तथा समान है, तो लोड का शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर कोण 0 अग्र होता है, तथा शक्ति गुणांक का मान इकाई होता है। इस समय दोनों मीटर आधी आधी पाठ्यांक पर धनात्मक दिखाते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि एक फ्लोरोसेंट ट्यूब का परिपथ जो 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई को 220 वोल्ट डीसी सप्लाई से जोड़ा जाता है, तो इसका प्रभाव क्या है। सही उत्तर ट्यूब से लैंप ज़्यादा चमकीला हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि फ्लोरोसेंट ट्यूब का परिपथ जो 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई को 220 वोल्ट डीसी सप्लाई से जोड़ा जाता है, तो इसका प्रभाव यह है कि ट्यूब लैंप ज़्यादा चमकीला हो जाएगा। और क्योंकि एसी की तुलना में डीसी में कोई आवृत्ति नहीं होती है, यह एक समान लगातार चमकता रहता है। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, प्रेरण कुंडली उत्पन्न करती है। सही उत्तर निम्न वोल्टता का वृहद धारा उत्पन्न करती है। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्रियों का उपयोग अर्थ प्लेटों के आसपास मिट्टी की नमी और कम प्रतिरोध बनाए रखने के लिए किया जाता है।
सही उत्तर नमक, चारकोल और पानी का प्रयोग हम करते हैं। नमक, चारकोल और पानी का उपयोग अर्थ प्लेटों के आसपास मिट्टी की नमी और कम प्रतिरोध बनाए रखने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, अच्छे भूसंपर्कन के लिए भूमिगत इलेक्ट्रोड के चारों ओर की जगह को भरने के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कोयले और लवण का यानी नमक का मिश्रण प्रयोग करते हैं। अच्छे भूसंपर्कन यानी अच्छे अर्थिंग के लिए भूमिगत इलेक्ट्रोड के चारों ओर जगह को नमी युक्त बनाए रखने के लिए मिट्टी में नमक, कोयला, लवण व पानी को उपयुक्त मात्रा अनुसार मिलाया जाता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की मिट्टी के प्रतिरोध पर नमी की मात्रा क्या प्रभाव पड़ेगा? सही उत्तर जो कि मृदा प्रतिरोध कम हो जाएगा। पृथ्वी की मिट्टी के प्रतिरोध पर नमी की मात्रा के कारण मिट्टी का प्रतिरोध कम हो जाएगा। अगला प्रश्न, भू प्रतिरोध यानी अर्थ रेजिस्टेंस का मान किस पर निर्भर नहीं करता है? सही उत्तर जो कि आपूर्ति की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। भू संपर्कन यानी भू प्रतिरोध यानी अर्थ रेजिस्टेंस का मान आपूर्ति की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न, एक प्रणाली का भू प्रतिरोध कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं किया जाना चाहिए? सही उत्तर मुख्य इलेक्ट्रोड के साथ श्रेणी में एक इलेक्ट्रोड जोड़ना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जबकि आपका प्लेट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना चाहिए, बिल्कुल सही है। मुख्य इलेक्ट्रोड के साथ समांतर में एक इलेक्ट्रोड जोड़ना चाहिए, ये भी सही है। भूमि में गड्ढे की गहराई को बढ़ाना चाहिए, ये भी आपका सही है। जबकि यहाँ पर आपका यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो कि इस प्रकार है आपका, जैसे कि आपका ऑप्शन नंबर बी यानी इसको नहीं करना चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं पूरी जानकारी एक्स्ट्रा फैक्ट सहित। एक प्रणाली का भू प्रतिरोध कम करने के लिए निम्न प्रयोजन किए जाने आवश्यक हैं, जिसमें प्लेटों के क्षेत्रफल में वृद्धि करना। यदि प्लेट क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। मुख्य इलेक्ट्रोड के समांतर माने तो एक इलेक्ट्रोड जोड़ने में धातु के तुल्य प्रतिरोध में गिरावट आती है, एवं यदि भूमि के गड्ढे की गहराई अधिक होगी तो प्रतिरोध कम होता है। इसके अतिरिक्त नमी भी प्रतिरोध से कम करती है। एनामेल वार्निश की एक पतली परत के साथ लेपित तांबे की तारों को डैश कहा जाता है। सही उत्तर सुपर एनामेल्ड तार कहा जाता है। पूरी व्याख्या के माध्यम से देखते हैं, जो कि एनामेल्ड वार्निश की एक पतली परत के साथ लेपित तांबे को तारों को सुपर एनामेल्ड तार कहा जाता है। एनामेल्ड किया हुआ तांबे का चालक समानता आकार में गोल व लंबाई के लिए होता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि सुपर एनामेल्ड तांबा तार होता है और इसे सूत से चढ़ा एक परत का धागा तार होता है। और अगला पॉइंट है दोहरी सूत आवर्णित तार होता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं एकल सिल्क आवर्णित तांबा तार होता है, दोहरा सिल्क आवर्णित तांबा तार होता है। अगला पॉइंट है पीवीसी तांबा तार होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि इस प्रकार है, जैसे कि करंट वोल्टेज वक्र जिसमें कलेक्टर वोल्टेज को बढ़ाकर इसके अधिकतम मूल्य तक पहुंचाता है, उसे डैश कहा जाता है। सही उत्तर कलेक्टर की करंट वोल्टेज वक्र कहते हैं। चलिए, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं करंट वोल्टेज वक्र जिसमें कलेक्टर वोल्टेज को बढ़ाकर इसमें अधिकतम मूल्य तक पहुँचाता है, उसे कलेक्टर की करंट वोल्टेज वक्र कहा जाता है। किसी संधि ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल उत्सर्जक, आधार एवं संग्राहक होते हैं। अतः इस प्रकार के परिपथ में ट्रांजिस्टर को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि टर्मिनल ई, बी व सी में से कोई एक इनपुट एवं आउटपुट दोनों के लिए उभयनिष्ठ रहें। ये निम्न 3 विन्यास होते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया भी गया है, जो कि उभयनिष्ठ आधार विन्यास, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास, उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास, ये 3 प्रकार के विन्यास होते हैं। दिष्टकरण यानी रेक्टिफिकेशन डैश के उपयोगों में से एक है। सही उत्तर डायोड एक है। लाज के लिए फेज वायर की किस प्रकार की लूपिंग को प्राथमिकता दी जाती है, जहां कॉमन कॉरिडोर के दोनों ओर कमरों का निर्माण किया जाता है? सही उत्तर जंक्शन बॉक्स के साथ लूपिंग आउट यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। जहां कॉमन कॉरिडोर के दोनों ओर कमरों का निर्माण किया जाता है, वहां जंक्शन बॉक्स के साथ लूपिंग आउट विधि का उपयोग की जाती है। अगला प्रश्न, लूपिंग इन और लूपिंग आउट सिस्टम वाली घरेलू वायरिंग न्यूट्रल को निम्नलिखित में से लूप इन और लूप आउट की जाती है? सही उत्तर
इनमें सभी जैसे कि सीलिंग रोज, लैंप होल्डर, सॉकेट, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। लूपिंग इन और लूपिंग आउट सिस्टम वाली घरेलू वायरिंग न्यूट्रल को सीलिंग रोज, लैंप होल्डर एवं सॉकेट से लूप इन और लूप आउट की जाती है। अगला प्रश्न, गोदाम के तार स्थापन में एक ध्रुव यानी एक पोल, एक छेपी और एक ध्रुवी स्विच द्वारा कितने दीपों यानी लैंप को नियंत्रित किया जा सकता है? सही उत्तर 4 दीप लैंप का प्रयोग किया जाता है। गोदाम तार स्थापन में एक ध्रुव और एक छेपी और एक ध्रुवी स्विच द्वारा 4 दीप नियंत्रित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से वायरिंग के उस तरीके का चयन करें जिसमें कम से कम जोड़ हों। सही उत्तर पासन विधि में कम से कम जोड़ होते हैं। पासन विधि को लूपिंग विधि कहा जाता है, इसमें सबसे कम जोड़ होते हैं। ट्री विधि में सर्वाधिक जोड़ होते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि इस प्रकार है, जैसे कि प्रदत्त आकृति में किस प्रकार का तार स्थापन यानी वायरिंग प्रणाली को दर्शाता है। जैसे कि आपको बताना है ये किस प्रकार की वायरिंग है। मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूं, जो कि पहले आप इसे डायग्राम देख लीजिए, फिर आपको बताना है। जैसा कि यहाँ पर आपका दिया गया है जॉइंट बॉक्स तार स्थापन प्रणाली दी गई है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, ये दी गई तार स्थापन प्रणाली जॉइंट बॉक्स तार स्थापन प्रणाली कहलाती है। एक सर्किट में ट्रांजिस्टर जोड़ने के लिए आवश्यक टर्मिनल हैं। सही उत्तर 3 टर्मिनल होते हैं। एक सर्किट में ट्रांजिस्टर जोड़ने के लिए 3 टर्मिनल की आवश्यकता होती है। ट्रांजिस्टर 2 तरह के होते हैं, जो कि पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर होते हैं। ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है जिसमें तीर बाहर की ओर जाता है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। अगला प्रश्न, ट्रांजिस्टर और हीट सिंक के बीच बिजली का इंसुलेशन बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर अभ्रक का प्रयोग हम करते हैं। ट्रांजिस्टर और हीट सिंक के बीच बिजली का इंसुलेशन बनाए रखने के लिए अभ्रक का प्रयोग किया जाता है, जो कि इसमें अभ्रक ही होगा, जो कि सभी ये चालक होते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि यहाँ पर आपको बताना है, जैसे कि सिलिकॉन ट्रांजिस्टर जर्मेनियम ट्रांजिस्टर से अधिक धारा ले जा सकता है क्योंकि। सही उत्तर जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ऑप्शन नंबर डी, जैसा कि दिया गया है सिलिकॉन की ऊर्जा अंतर अधिक है। जैसे कि सिलिकॉन की ऊर्जा अंतर अधिक होने से सिलिकॉन ट्रांजिस्टर जर्मेनियम ट्रांजिस्टर से अधिक धारा ले जाता है। अगले प्रश्न जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को पूरा देखा करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि हम सब भर्तियों के बारे में, जैसे कि आपका इसरो, डीआरडीओ, सेल और यूपीपीसीएल, टीजी2, यूपी आर्मिनल, टीजी2, टेक्निकल हेल्पर, पंजाब पीसीएल और यहाँ पर बिहार पीसीएल, एमपी पीजीसीएल, इन सभी भर्तियों के लिए आपकी ये इलेक्ट्रिशियन थ्योरी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप हमारे पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी वीडियो के अंत में मैं प्लेलिस्ट का लिंक जोड़ दूंगा, आप उस पर क्लिक करके सारे वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं, जो कि आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। यहीं पर पूरी तैयारी हो जाएगी, जो कि निःशुल्क आपको पूरी तैयारी यहीं इसी तरह की कराई जा रही है। टॉपिक वाइज भी पढ़ना चाहते हैं तो आपको वीडियो का लिंक अभी मिल जाएगा, जो कि लास्ट में। चलिए, जैसा कि अगला प्रश्न है, सेपरेटली एक्साइड डीसी जनरेटर डैश डैश हो सकता है। सही उत्तर उत्तेजित वोल्टेज या उत्तेजित धारा हो सकता है। इस जनित्र में चुंबकीय फ्लक्स को अलग से डीसी स्रोत की सहायता से स्थापित किया जाता है, अतः चुंबकीय फ्लक्स को धारा या वोल्टेज से उत्तेजित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, डीसी जनरेटर निम्नलिखित में से किस तरह से कनेक्ट होने में अवशिष्ट चुंबकत्व यानी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की मौजूदगी महत्वपूर्ण नहीं होगी। सही उत्तर सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर को किसी प्रकार की अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर को होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन पृथक उत्तेजक के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। सही उत्तर सोलर जो है प्रयुक्त नहीं होता है, जबकि रेक्टिफायर डीसी स्रोत प्रयुक्त होता है, स्टोरेज बैटरी और शंट जनरेटर प्रयुक्त होता है। सोलर को पृथक उत्तेजक के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। पृथक उत्तेजक के लिए संचालक बैटरी, डीसी जनरेटर अथवा रेक्टिफायर द्वारा एसी को परिवर्तित की गई डीसी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, कौन सा जनरेटर कोई अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होने पर भी वोल्टेज बढ़ा सकता है। सही उत्तर
सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर अवशिष्ट चुंबकत्व न होने पर भी वोल्टेज को बढ़ा सकता है। इसमें एक बैटरी द्वारा जनरेटर को फील्ड वाइंडिंग को धारा देकर उसे चुंबकित किया जाता है। इस जनरेटर में कोई अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न, एक सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की क्षेत्र वाइंडिंग कैसे जुड़े होते हैं? सही उत्तर, जो कि स्रोत के साथ श्रृंखला में जुड़े होते हैं। एक सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की सीरीज वाइंडिंग स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, एक उत्तेजक में उत्तेजित डीसी जनरेटर में प्राइम मूवर जुड़ा हुआ है। सही उत्तर, जो कि आर्मेचर के साथ जुड़ा हुआ है। एक अलग से उत्तेजित डीसी जनरेटर में प्राइम मूवर सदैव आर्मेचर से जुड़ा हुआ होता है और जहां जनरेटर का कार्य प्रत्यावर्ती धारक को जनित करना होता है। साथ ही प्राइम मूवर आरंभिक आघूर्ण देना माध्यम होता है, जो कि बड़े उपयोगों में मशीन को उचित सिंक्रोनाइज होने में मदद करता है। आदर्श प्रचलात्मक प्रवर्धक होता है एक आदर्श। सही उत्तर, वोल्टेज नियंत्रित वोल्टेज स्रोत होता है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आदर्श प्रचलात्मक प्रवर्धक एक आदर्श वोल्टेज नियंत्रित वोल्टेज स्रोत है। अगला प्रश्न इस प्रकार है, जैसे कि आप देख सकते हैं, क्लास बी पुश पुल प्रवर्धक की क्षमता होती है। सही उत्तर, जो कि क्लास बी की आपको 78.5 होती है, जो कि यहाँ पर 75 से 80 की रेंज में दिया गया है। यही आपका उत्तर सही है, जो कि क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर की अधिकतम दक्षता 58.5% होती है। और अधिक जानकारी देखते हैं, जो कि इस प्रकार दी गई है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, पुश पुल एम्पलीफायर एकल सिरा प्रवर्धक की तुलना में 4 गुना अधिक पावर प्रदान करने की क्षमता रखता है। इसमें सम हार्मोनिक्स यानी इवन हार्मोनिक्स एक दूसरे को प्रवाहहीन कर देते हैं। अगला प्रश्न, यहाँ पर पूरी जानकारी देख लीजिए आप। जैसे कि क्लास ए की दक्षता जो होती है 50%, क्लास बी की जो दक्षता होती है एम्पलीफायर की 78.5% होती है। ए बी के लिए दक्षता जो होती है एम्पलीफायर की वो 50 से लेकर 78% के बीच होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि इस प्रकार है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर संवाहक की है तो वोल्टा की लब्धि डैश होगी। सही उत्तर, इकाई होगी। डीसी मोटर का बैक ईएमएफ किस पर निर्भर करता है? सही उत्तर, जो कि पोल्स की संख्या पर, फ्लक्स प्रति पोल पर और आर्मेचर कंडक्टरों की कुल संख्या पर और आर्मेचर वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पर निर्भर करता है। जो कि फार्मूला आप देख सकते हैं, जो कि इस प्रकार दिया गया है। जैसे कि हम जानते हैं कि विद्युत वाहक बल बराबर 5ZNP/60A होता है। चलिए, अगला प्रश्न बैक ईएमएफ इस तरह का कार्य करता है। सही उत्तर, जो कि एक गवर्नर की तरह कार्य करता है। बैक ईएमएफ एक गवर्नर की भांति कार्य करता है और बैक ईएमएफ का पूरा नाम होता है विद्युत वाहक बल होता है। अगला प्रश्न, पश्च ईएमएफ यानी बैक ईएमएफ व्यवहारिक महत्व किसका नियंत्रण करता है? सही उत्तर, आर्मेचर विद्युत धारा का प्रवाह। बैक ईएमएफ यानी पश्च ईएमएफ का व्यवहारिक महत्व आर्मेचर विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करना है। प्रारंभ में मोटर का बैक ईएमएफ 0 होता है, परंतु ज्यों-ज्यों मोटर चलती है तो बैक ईएमएफ बनता है। अगला प्रश्न डिश धारा मोटर में ध्रुवों की संख्या डैश होती है। सही उत्तर, चाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जो कि इस प्रकार आप देख सकते हैं, जो कि गति के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये तो फार्मूला आप सभी लोगों ने रट रखा होगा, जो कि डिश धारा मोटर में ध्रुवों की संख्या चाल की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला प्रश्न, एक घूर्णी डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ का उद्देश्य होता है। सही उत्तर, अप्लाई वोल्टेज का विरोध करना होता है। चलिए, पूरी जानकारी मैं आपको बताता हूं, जो कि इस प्रकार दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब एक डीसी मोटर का आर्मेचर ड्राइविंग टॉर्क के प्रभाव में घूमती है तो आर्मेचर कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र में से गुजरने और जनरेटर की भांति प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होता है। यह प्रेरित ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज के विपरीत दिशा में कार्य करता है। इसे बैक ईएमएफ या काउंटर ईएमएफ भी कहते हैं। ब्रिटानिया जोड़ का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर, सिरोपरी लाइन में किया जाता है। ब्रिटानिया जोड़ यह संयुक्त नंगे सिरोपरी लाइन तारों में के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक विद्युत जोड़ है।
जहां अत्यधिक तन्य शक्ति की आवश्यकता हो वहां इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें दोनों तारों को एक दूसरे से 90 डिग्री पर मोड़कर बांधा जाता है। अगला प्रश्न, एक वैद्युतिक उप परिपथ में कितने प्रकाश उपयोग बिंदु हो सकते हैं? सही उत्तर 10 हो सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर, जो कि एक विद्युत उप परिपथ में 10 प्रकाश उपयोग बिंदु हो सकते हैं। किसी भवन में कार्यशाला आदि के कक्षों में विद्युत के उपयोग की सुविधा उपलब्ध करना वैद्युत वायरिंग कहलाती है। अगला प्रश्न, छत के पंखों को फर्श से न्यूनतम किस ऊंचाई पर लटकाना चाहिए? सही उत्तर 2.5 मीटर की ऊंचाई पर लटकाना चाहिए। छत के पंखों को फर्श से न्यूनतम दूरी जो है 2.5 मीटर की ऊंचाई पर लटकाना चाहिए और अधिकतम जो है 3 मीटर के अंतर रखना चाहिए। लाइट एवं फैन तथा पावर वैद्युत वायरिंग की स्थापना भारतीय विद्युत नियम 1956 के अंतर्गत दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न, वायरिंग की लूपिंग विधि का उपयोग सामान्यतः डैश डैश के लिए किया जाता है? सही उत्तर घरेलू वायरिंग में किया जाता है। मैं आपको बताता हूं, जो कि इस प्रकार है। वायरिंग की लूपिंग विधि का उपयोग सामान्यतः घरेलू वायरिंग के लिए किया जाता है। इस प्रणाली की वायरिंग में कहीं जोड़ नहीं होता है, नहीं दिया जाता है। यदि कोई पॉइंट बनाना है तो फेज एवं न्यूट्रल तार किसी सॉकेट, होल्डर, सीलिंग, पंखा आदि से ही लिए जाते हैं। अगला प्रश्न, जीने की वायरिंग के प्रचालन के लिए डैश डैश आवश्यक होते हैं? सही उत्तर 2 ध्रुवीय स्विच आवश्यक होते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जीने की वायरिंग के प्रचालन के लिए 2 ध्रुवीय स्विच की आवश्यकता होती है। नियंत्रण स्विच बोर्ड की फर्श से ऊंचाई 1.5 मीटर होनी चाहिए और यह कक्ष में प्रवेश द्वार के निकट बाईं ओर स्थापित किया जाना चाहिए। यदि अल्टरनेटर यंत्र एक उच्च घूर्णन वाला आर्मेचर है तो और 3 फेज स्टार आपूर्ति से जुड़ा है तो उसमें कितने स्लिप रिंग होंगे? सही उत्तर इसमें 4 स्लिप रिंग होंगे। यदि अल्टरनेटर यंत्र एक उच्च घूर्णन वाला आर्मेचर और 3 फेज स्टार आपूर्ति से जुड़ा हुआ है तो उसमें 4 स्लिप रिंग होंगे। यदि घूर्णन भाग फील्ड है तो इसके लिए केवल 2 स्लिप रिंग पर्याप्त होती है, चाहे फेज की संख्या कुछ भी हो। अगला प्रश्न, अल्टरनेटर में कितने स्लिप रिंग यानी पर्ची छल्ले होते हैं? सही उत्तर 2 स्लिप रिंग होते हैं। चलिए देख लीजिए, जो कि इस प्रकार है। घूमने वाले रोटर में 2 स्लिप रिंग प्रयोग की जाती हैं। यदि घूमने वाला भाग आर्मेचर है तो स्लिप रिंग की संख्या होती है, जो कि स्टार के लिए 4 स्लिप रिंग, डेल्टा के लिए 3 स्लिप रिंग होती है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि अल्टरनेटर ब्रूस निम्नलिखित पर आरोहित होते रहता है। सही उत्तर स्लिप रिंग। अल्टरनेटर ब्रूस स्लिप रिंग पर आरोपित किया जाता है। स्लिप रिंग द्वारा सप्लाई दी एवं ली जाती है। यदि रोटरी फील्ड को एवं आर्मेचर स्थिर तो 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है। यदि फील्ड स्थिर है तो आर्मेचर गतिशील व 3 व 4 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, प्रत्यावर्तित में चुंबकीय ध्रुवों की संख्याओं की गणना करने के लिए सूत्र क्या है? P बराबर यहाँ पर देख सकते हैं चुंबकीय ध्रुवों की कुल संख्या और N बराबर रोटर में घुमाव की संख्या और F बराबर आपकी विद्युत वाहक बल की आवृत्ति होती है। फार्मूला आपका होगा, जो कि N बराबर यानी सिंक्रोनस स्पीड बराबर फार्मूला होता है 120 F/P होता है, यानी 120 F/P N यहाँ पर N दिया है, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं। P होगा यहाँ पर, P होगा, ये इसका सही उत्तर है 120 F/P, जो कि यहाँ पर P ऊपर लाएंगे तो यहाँ पर 120 F/N हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, 0.5 मीटर लंबाई का एक चालक 30 मिलीसेकंड के वेग से 1.1 t घनत्व के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चल रहा है। यदि गति की दिशा क्षेत्र के लंबवत हो तो चालक में प्रेरित विद्युत वोल्टता क्या है? जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, जो कि पूरा मान दिया गया, घनत्व दिया गया, चालक दिया गया है और यहाँ पर लंबाई दी गई है, जो कि फार्मूला होता है आपका BLV sin थीटा होता है। यहाँ पर B का मान आपका देख सकते हैं 1.1 दिया गया है, L का मान यहाँ पर 0.5 दिया गया है और यहाँ पर
यहाँ पर दूरी यानी आपकी v यानी वेलोसिटी जो आपकी दी गई यानी वेग जो दिया गया है 30 दिया गया है। साइन थीटा यानी थीटा का जो मान दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं 90, यहाँ की लंबवत का मतलब 90 डिग्री होता है, जो कि इस प्रकार सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 16.5 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर दिया गया है। चलिए, ट्रांसफार्मर में लोड के अनुसार किस प्रकार के क्षय में परिवर्तन होता है? सही उत्तर तांबे के क्षय में परिवर्तन होता है। ट्रांसफार्मर में लोड के अनुसार कॉपर क्षय में परिवर्तन होता है, क्योंकि लोड के अनुसार धारा में परिवर्तन होता है। इस प्रकार आप जान सकते हैं। चलिए, पूरा जैसे कि फार्मूला आप देख सकते हैं, कॉपर क्षय बराबर I²R होता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारी पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी लास्ट में आपका वीडियो के अंत में आपका वीडियो को प्लेलिस्ट के लिंक मैं यहीं पर जोड़ दूंगा, जो कि इस प्रकार आपको दिखेंगे, जो कि यहाँ पर इस प्रकार दिखेंगे डब्बे के खाने में। आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप वो लिंक पर चले जाएंगे आप पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने खुलकर आ जाएगी। आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर पूरी सटीक पूरा इलेक्ट्रिशियन कवर करा रखा है, जो कि टॉपिक वाइज भी होगा और सभी इसी तरह के प्रश्न हमने वहाँ पर जोड़ रखे हैं। इस प्रकार आप पूरे तैयारी कर सकते हैं और यूथ कंपटीशन का बुक भी वहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है। ये सारी मान लो तैयारी यहाँ पर कराई गई है, आप पूरा यहाँ पर आराम से तैयारी कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर ये प्रश्न मैं सॉल्व करवाता हूँ, जो कि इस प्रकार दिया गया है। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। पूर्ण लोड वाले ट्रांसफार्मर तांबे का क्षय 1000 वाट है, तो आधे लोड पर क्षय कितना हो, क्षय की गणना करना है। जैसा कि यहाँ पर सिंपल सा होता है, तांबे का क्षय जो कि यहाँ पर आधे पर करेंगे तो इसका वर्ग होता है, जो कि यहाँ पर इसका मान रखेंगे 1000। इसे एक का वर्ग यानी मतलब 2 का वर्ग यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 से भाग दे देंगे 1000 में, जो कि यहाँ पर आपका 250 निकल कर आ जाएगा। ये आप जरूर याद रखें, इसका सही उत्तर है। चलिए, इसका सही उत्तर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार सॉल्व कराया गया, आप इसे भी समझ सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न, किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए किया जाता है? सही उत्तर ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम करते हैं। चलिए, पूरी जानकारी देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग स्टेबलाइजर, रेगुलेटर, बूस्टर आदि की तरह किया जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक वाइंडिंग होती है, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का कार्य करती है। इसी कारण से इसमें 2 वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर की तुलना में कम कॉपर लगता है, और इसमें लॉस कम होता है, और इसकी दक्षता 2 वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर की तुलना में अधिक होती है। इस ट्रांसफार्मर में पावर का ट्रांसफर प्राइमरी से सेकेंडरी में इक्वल होता है, और कंडक्टिविटी जो दोनों प्रकार से होता है। अगला प्रश्न जो कि एक परिणामी श्रेणी ट्रांसफार्मर में कुल हानि डैश पर निर्भर करती है। सही उत्तर वोल्टा और धारा पर निर्भर करती है। इंडक्शन मोटर डैश के समान सिद्धांत पर काम करती है। सही उत्तर ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर काम करती है। इंडक्शन मोटर ट्रांसफार्मर के समान कार्य करती है। यह इसी सिद्धांत यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है। यदि ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वाइंडिंग को शॉर्ट कर दिया जाए तो यह प्रेरण मोटर की स्थिति प्रदान करेगा। अगला प्रश्न, परिणामी श्रेणी ट्रांसफार्मर में कुल अंत पटलन का क्या उद्देश्य है? सही उत्तर क्षरण प्रतिघात को कम करना, ये उसका उद्देश्य है। क्षरण प्रतिघात को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर कुंडलन में अंत पटलनों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही पटलनों जितनी कम यानी लपेटें जितनी कम होगी उतनी अच्छी होती है। एडी करंट यानी वार्निश जितनी कम होगी उतनी ही अच्छी होगी। एडी करंट धारा ह्रास कम से कम हो। चलिए, अगला प्रश्न, यदि एक ट्रांसफार्मर के द्वितीयक फेरों को दोगुना किया जाता है तथा प्राथमिक वोल्टता को आधा किया जाए तो द्वितीयक वोल्टता डैश होगी। सही उत्तर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। फार्मूले के माध्यम से आप समझ सकते हैं, जो कि फार्मूला होता है। जो इस प्रकार यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न हमारा दिए प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के संबंध में किसी ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण डैश डैश होता है। सही उत्तर, जो कि ये सभी समीकरण आपके दिए गए हैं, जो कि सभी ये सही हैं। समीकरण आपका होता है 4.445 N1 इंटू मतलब ए फ्रीक्वेंसी इंटू यहाँ पर लपेटों की संख्या इंटू फ्लक्स होता है। इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं इंटू हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर फाइव बराबर बी होता है, यहाँ पर फाइव के स्थान पर बी ए रखेंगे, जो कि इस प्रकार पूरे फार्मूले आप इसे याद रख सकते हैं। यही से आपके अधिकतर ट्रांसफार्मर सवाल बनते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ई यानी इसके सभी आंसर सही हैं। इस प्रकार देख सकते हैं ये सभी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। एक ट्रांसफार्मर का पीक आउट वोल्टेज किस पर निर्भर नहीं करेगा। सही उत्तर, जो कि आपूर्ति वोल्टेज की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करेगा। एक ट्रांसफार्मर का पीक आउट वोल्टेज आपूर्ति वोल्टेज की आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति बढ़ने पर ट्रांसफार्मर की निर्गत वोल्टता बढ़ती है।